भारत की राजधानी दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही विरासत का हिस्सा है। यमुना नदी के तट पर बसा ये वो शहर है जहां की सत्ता, संस्कृति और संघर्ष ने मिलकर भारत के इतिहास को जन्म दिया। अपने हजारों सालों के इतिहास में दिल्ली कई साम्राज्यों की राजधानी रहा है और दिल्ली को लेकर एक प्रचलित कहावत है कि जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। जैसे महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और उस वक्त इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद दिल्ली पर कई साम्राज्य बने, बिखरे, आक्रमण हुए, सत्ताएं बदली, लेकिन आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली का काशी, मथुरा या अयोध्या जैसा कोई धार्मिक इतिहास नहीं रहा, लेकिन फिर भी हजारों वर्षों से ये शहर भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। दिल्ली के तख्त को पाने की लालच में कई साम्राज्य उजड़ गए। नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस शहर को कई बार लूटा, लेकिन ये शहर बार बार ढहने के बावजूद फिर खड़ा हुआ। लेकिन ये शहर इंद्रप्रस्थ से दिल्ली कैसे बना? दिल्ली पर कितने शासकों ने राज किया और क्यों दिल्ली हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता का केंद्र रहा है? आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के उस इतिहास पर एक नजर डालेंगे जो हर भारतीय को जानना चाहिए। साथ ही देखेंगे दिल्ली की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर हम दिल्ली के इतिहास की सबसे पहली कड़ी तलाशें तो हमें समय में हजारों साल पीछे महाभारत काल में जाना पड़ेगा। माना जाता है कि आज की आधुनिक दिल्ली कभी खांडवप्रस्थ नाम का एक घना जंगल हुआ करती थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जंगली जानवरों की आवाजें और यमुना के शांत किनारे। यहाँ मानव सभ्यता के कोई खास निशान नहीं थे, लेकिन फिर समय ने करवट ली और इसी वीरान भूमि पर पांडवों ने एक भव्य नगर बसाया जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ उस दौर का सबसे सुंदर और समृद्ध नगर बन गया। विशाल महल, सुंदर बाग बगीचे और चारों ओर बहती यमुना की निर्मल धारा। ये शहर सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि कला, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक भी बन गया था। महाभारत के वर्णनों में इंद्रप्रस्थ को इतना भव्य बताया गया है कि दूर दूर के राजा भी इसकी समृद्धि देखकर हैरान रह जाते थे। यही पांडवों ने अपना राज दरबार बसाया और यहीं से शुरू हुई इस महान गाथा महाभारत की कहानी, जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध का रूप लिया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। कई साम्राज्य बदले और इस महान नगर की यादें भी धूल में दबती चली गईं। लेकिन इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्ली कैसे पड़ा? तो इतिहासकारों की माने तो दिल्ली का नाम राजा ढिल्लू से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 800 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दिल्ली क्षेत्र पर शासन किया था और उस वक्त इसे ढिल्ली का शहर कहा जाता था, जिसमें समय के साथ कुछ बदलाव हुए और ढिल्ली का बना दिल्ली। हालांकि दिल्ली के इतिहास की असली और ठोस शुरुआत हमें राजपूत काल में देखने को मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार सन 736 ईस्वी के आसपास तोमर वंश ने सबसे पहले दिल्ली पर संगठित रूप से शासन किया। इस वंश के महान शासक अनंगपाल तोमर को ही आधुनिक दिल्ली का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने यहाँ एक विशाल दुर्ग बनवाया जिसे लाल कोट कहा गया। लाल पत्थरों और मजबूत दीवारों से बना ये किला उस समय की सैन्य शक्ति और शहरी बसावट का केंद्र था। धीरे धीरे इसके आसपास कारीगरों, व्यापारियों और सैनिकों की बस्तियां बसने लगीं और यहीं से दिल्ली का पहला व्यवस्थित शहर आकार लेने लगा। कहा जाता है कि अनंगपाल तोमर ही मध्य भारत के उदयगिरी से प्रसिद्ध लौह स्तंभ को दिल्ली लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है और उस दौर की धातु विज्ञान की अद्भुत मिसाल माना जाता है। लगभग 450 सालों तक तोमर वंश ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखी। फिर राजा अनंगपाल द्वितीय के ही पोते पृथ्वीराज चौहान 12वीं सदी के अंत में दिल्ली के शासक बने। उन्होंने लाल कोट को और मजबूत बनाकर उसके चारों ओर एक विशाल परकोटा तैयार करवाया, जिसे आगे चलकर किला राय पिथौरा के नाम से जाना गया। पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि दूरदर्शी शासक भी माना जाता है। उन्होंने विदेशी आक्रमणों के खतरों को समय रहते समझ लिया था और कई
कई राजपूत राज्यों को एकजुट करने की कोशिश की। सन 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त कर दिया था, लेकिन राजपूती परंपरा के अनुसार उन्होंने पराजित शत्रु को जीवित छोड़ दिया, क्योंकि वे कभी निहत्थे और कमजोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। लेकिन यही फैसला आगे चलकर भारी पड़ गया, क्योंकि अगले ही साल यानी 1192 में गोरी ने दोबारा हमला किया। इस बार कई राजपूत राजाओं का साथ पृथ्वीराज को नहीं मिल पाया और तराइन के दूसरे युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी हार के साथ दिल्ली में एक नए युग की शुरुआत हुई। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम प्रमुख हिंदू शासक माना जाता है। उसके बाद दिल्ली की सत्ता धीरे धीरे मुस्लिम सल्तनतों के हाथ में चली गई। चलिए अब देखते हैं दिल्ली के तख्त के इस्लामिक दौर की कहानी। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने अपनी जीत के बाद दिल्ली की सत्ता अपने सेनापति और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। सन 1206 में ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। क्योंकि ऐबक मूल रूप से एक गुलाम रह चुका था, इसलिए उसके वंश को इतिहास में गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उदार और दानवीर शासक माना जाता है। कहा जाता है कि वो अक्सर जरूरतमंदों में धन और वस्तुएं बांटता रहता था। इसी कारण उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दाता भी कहा गया है। ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी बनवाई। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य बाद में उसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मंगोल शासक चंगेज खान को भारत की सीमा में प्रवेश करने से रोके रहना, जिसने 25% दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। खैर, चंगेज खान की क्रूरता के बारे में डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हो। फिलहाल दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी और इतिहास में वो दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक के रूप में जानी गई। इसके बाद गुलाम वंश के शासक धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए और अंततः 1209 में तुर्क मूल के सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता पर कब्जा कर खिलजी वंश की स्थापना की। यहीं से दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक आक्रामक विस्तारवादी दौर की शुरुआत हुई। दरअसल जलालुद्दीन खिलजी तो स्वभाव से एक शांत और उदार शासक माना जाता था, लेकिन सन 1296 में जब उसके ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने छल से उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और पूरे भारत में हमले शुरू कर दिए। खिलजी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपने साम्राज्य को इतना फैलाया कि उसकी सीमाएं दक्षिण भारत के मदुरै तक पहुंच गईं। गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, वारंगल और जालौर जैसी कई शक्तिशाली राज्यों को उसने युद्ध और चालाक कूटनीति से अपने अधीन कर लिया। कहा जाता है कि उसका स्पाई नेटवर्क इतना मजबूत था कि दिल्ली की गलियों में कोई फुसफुसाहट भी होती तो खबर सीधे सुल्तान तक पहुंच जाती थी। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया, जिसमें अनाज, कपड़ा, घोड़े और हथियारों तक की कीमतें खुद सुल्तान तय करता था। यह व्यवस्था इतनी सख्त थी कि व्यापारी अगर एक पैसा भी ज्यादा लेते पकड़े जाते तो उन्हें सार्वजनिक रूप से कठोर सजा दी जाती थी। उसके दरबार में और निजी जीवन से जुड़ी कई सनसनीखेज बातें भी इतिहास में मिलती हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक बाइसेक्सुअल था जिसके अपने सेनापति मालिक काफूर के साथ संबंध थे। वहीं वो इतना क्रूर था कि उसने दिल्ली के हौज खास इलाके में चोर मीनार बनवाई थी, जिसे खोपड़ियों की मीनार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खिलजी अपने दुश्मनों के कटे हुए सर लटकाता था। लेकिन खिलजी की मौत के बाद उसके वंश का पतन शुरू हो गया। उसके बाद गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इतिहास में एक बेहद विचित्र और अय्याश शासक के रूप में इसे जाना जाता है। कहा जाता है कि वो कभी कभी नशे की हालत में महल में बिना कपड़ों के घूमता और अपने दरबारियों को भी उसी तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करता था। यहाँ तक कि वो महिलाओं के कपड़े पहनकर दरबार लगाने की सनक के लिए भी बदनाम रहा। आखिरकार सन 1320 में उसके ही वजीर खुसरो खान ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हुआ और इस बार तख्त पर बैठा एक ऐसा शासक जिसके फैसलों ने दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के इतिहास को हिलाकर रख दिया। जी हां, ये दौर था
तुगलक वंश का और दिल्ली तख्त पर बैठ गए गियासुद्दीन तुगलक। इस राजवंश के शासकों ने शहर में कई निर्माण कार्य कराए, प्रशासनिक सुधार किए और नीतियां लागू की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि वे विदेशी आक्रमणों को रोकने में उतने सफल नहीं रहे जितने उनसे पहले के शासक थे। गियासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी संभाली मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक ऐसा शासक जिसे इतिहास जीनियस और सन की दोनों कहता है। उसने अचानक दिल्ली से राजधानी बदलकर दौलताबाद कर दी। हजारों लोग लंबी दूरी तय करने को मजबूर हुए और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बाहरी ताकतें भारत की ओर देखने लगी। फिर आया सन 1398 जब मध्य एशिया का खूंखार आक्रमणकारी तैमूर लंग पंजाब के रास्ते दिल्ली में घुस आया। सिर्फ कुछ ही दिनों में शहर में ऐसा कहर टूटा कि गलियां लाशों से भर गई, बाजार लूट लिए गए और महलों से लेकर झोपड़ियों तक सब तबाह हो गए। कहा जाता है कि तैमूर की इस लूट के बाद दिल्ली को फिर से संभलने में करीब 1 सदी लगी। तैमूर के जाते ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा खिज्र खान और यहीं से शुरू हुआ सैयद वंश। लेकिन यह राजवंश बेहद कमजोर साबित हुआ और ज्यादा समय तक सत्ता संभाल नहीं पाया। इसके बाद सत्ता आई लोदी वंश के हाथों में। बहलोल लोदी और फिर सिकंदर लोदी ने दिल्ली को व्यापार और साहित्य का केंद्र बनाया। यहाँ तक कि आगरा शहर की नींव भी इसी दौर में पड़ी। लेकिन लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी अपने शक और क्रूर फैसलों के लिए बदनाम हुआ। दरबार में बढ़ते असंतोष ने उसके ही सरदारों को उसके खिलाफ कर दिया और यही वो मौका था जिसका इंतजार कर रहा था काबुल का शासक बाबर। सन 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने हुई। तोपों और नई युद्ध नीति के दम पर बाबर ने यह निर्णायक युद्ध जीत लिया और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गई। सन 1540 दिल्ली की सत्ता एक बार फिर करवट लेती है और शुरू होती है सूरी वंश का दौर। शेर शाह सूरी, जो कभी बाबर की सेना में एक साधारण सैनिक माना जाता था, अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल के दम पर इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ही दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे ऐतिहासिक सड़क को व्यवस्थित कराया, सराय और डाक व्यवस्था को मजबूत किया और रुपए को भारतीय मुद्रा बनाने वाले भी वही थे। मगर 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल सत्ता एक बार फिर दिल्ली में स्थापित हो गई। इसके बाद लगभग 3 सदियों तक मुगलों ने दिल्ली पर राज किया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने सत्ता संभाली, लेकिन यह दौर भी पूरी तरह शांत नहीं था, क्योंकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने समय समय पर दिल्ली को लूटा और इसकी दौलत बाहर ले गए। सन 1857 में ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को वर्मा भेज दिया, जिसके बाद दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन रूल की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया था, लेकिन सन 1911 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चलिए अब कुछ दुर्लभ तस्वीरें और वीडियोज के जरिए दिल्ली के इतिहास की एक झलक देखते हैं। सन 1938 में ब्रिटिश फिल्ममेकर जैक कार्डिफ भारत आए और उन्होंने उस दौर के दिल्ली को अपने कैमरे में कैद किया था। जैसे कि ये है दिल्ली का वो प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो पिछले 1600 वर्षों से खड़ा है, लेकिन इसमें जरा भी कट नहीं लगी। यह है दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार। यहाँ आप दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद की एक झलक देख रहे हैं, जहाँ लोग मस्जिद के बाहर बैठकर अपने हाथ और मुंह धो रहे हैं, क्योंकि इस रिचुअल को परफॉर्म किए बिना मस्जिद में कदम नहीं रखा जा सकता। यहाँ उस दौर में भी 20,000 मुस्लिम एक साथ इकट्ठा होते थे और नमाज अदा करते थे। इस फुटेज में अलग अलग रंगों की साड़ियां पहने ये महिलाएं दिल्ली के पैलेस में एकत्रित हुई हैं। वहीं आप यहाँ दिल्ली का पुराना संसद भवन देख रहे हैं, जो ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई 105 साल पुरानी एक ऐतिहासिक गोलाकार इमारत है, जिसका निर्माण सन 1921 में हुआ था और आजादी के बाद 2023 तक इसी संसद भवन से देश की सरकार चली थी। सन 1858 में दिल्ली का कश्मीरी गेट कुछ ऐसा दिखता था, जैसे सन 1835 में मुगल सल्तनत ने बनवाया था और ये मुगलों के शहर शाहजहांबाद में जाने का उत्तरी गेट था। वहीं उस दौर में लाल किले के पास यमुना नदी में कुछ इस तरह छोटी छोटी नाव चलती थीं और यमुना नदी से लाल किले का नजारा कुछ इस तरह दिखता था। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि पुरानी दिल्ली में एक समय पर ऊंट गाड़ी का बहुत प्रचलन था,
लेकिन आज भीड़ भाड़ से भरा दिल्ली का चांदनी चौक सन 1858 में कुछ ऐसा सुनसान दिखता था और अब आप स्क्रीन पर सन 1910 में खींची गई लाल किले और जामा मस्जिद की तस्वीरें देख रहे हैं। सन 1940 में दिल्ली में बिरला मंदिर काफी मशहूर हुआ। वहीं मित्रों साल 1908 से 1963 तक पुरानी दिल्ली की सड़कों पर ट्राम भी चलती थी, जिसकी दुर्लभ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि ये चांदनी चौक का टाउन हॉल और क्लॉक टावर है और आप यहाँ दिल्ली में लगने वाले दरबार की एक झलक देख सकते हैं। ये है दिल्ली के मुगल शासनकाल की नींव रखने वाले बाबर और हुमायूं का मकबरा, जिसकी तस्वीरें 1890 में खींची गई। और आखिर में इस ऐतिहासिक तस्वीर में आप देख सकते हैं सन 1949 की वो बैठकें जिसमें आजाद भारत के गवर्नर्स पहली बार इकट्ठा हुए थे। तो दोस्तों, क्या भारत की राजधानी दिल्ली के इतिहास के साथ आपकी कोई याद जुड़ी हुई है, और अगर हाँ तो कौन सी? और अगले वीडियो में आप भारत के कौन से शहर के इतिहास से रूबरू होना चाहेंगे, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।